हेलो दोस्तों, जो आज का हमारा लेक्चर है वो कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ग्रुप्स के बारे में है। आज हम मेन इंपॉर्टेंट्स जो हमारे ग्रुप्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे पास फर्स्ट है वो है एडिशन मॉडुलस एन। जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है वो है एडिशन मोडुलो एन। ये है हमारा, और ये है इसके अंदर जो इसे डिनोट करते हैं वो Zn से डिनोट करते हैं, और जो इसके अंदर एलिमेंट होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं। ये 1 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 दैट इज ऑन, और n-1 पर ये कंप्लीट होते हैं। तो जो ये हमारे पास है इसको कहते हैं एडिशन मॉडुलस एन। और इसमें जो हमारे पास ऑपरेशन होता है वो a स्टार b है, जो वो होगा a प्लस एन, इसको डिनोट करेंगे प्लस एन इससे, और प्लस b ये होगा हमारे पास, जो ये आएगा वो r आएगा। और r का मीनिंग ये है वेयर r इज रिमाइंडर व्हेन जब n डिवाइड्स a प्लस बी। जब हम a प्लस बी को n से डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा उसको हमने यहाँ पर लिखना है। तो जो ये हमारे पास वो है एडिशन मोडुलो n। ये हमारे पास ग्रुप है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड है वो ये है, ड्रा द ऑपरेशन टेबल। ड्रा द ऑपरेशन टेबल फॉर Z4। इसके लिए हमने ऑपरेशन ड्रा करना है। और जो ये एडिशन मोडुलो एन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप है। आगे अब हमारी जो ग्रुप थ्योरी है या अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है उसमें ये जो ग्रुप है हमारा वो बार बार रिपीट होगा। तो मैं एडवाइस ये दूंगा कि आप इसको जरूर याद रखिए। तो Z4 में सबसे पहले हमारे पास जो एलिमेंट होंगे वो ऐसे होंगे कुछ, वो 0 से तो स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3, लेकिन जो 4 है 4 से एक कम होंगे, मीन्स 3 तक होंगे। अब हम अगर इसकी ऑपरेशन टेबल डिफाइन करें तो यहाँ हमारे पास लगाना है ये ऑपरेशन प्लस एन, और इस साइड में लिखना है हमने एलिमेंट, और इस साइड में भी हमने एलिमेंट लिखना है। तो इसके जो एलिमेंट है वो होंगे 0 1 2 3, और यहाँ पर भी 0 1 2 3। अब जो ये टेबल है उसको हमने कंप्लीट करना है, और इससे ये दिखाना है कि जो Z4 है वो एक्चुअली में ग्रुप है। तो आप देखियो, अगर 0 में हम 0 एडिंग करें और फिर उसको 4 से भाग दे तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 बचेगा। इसी प्रकार 0 प्लस 1 1, और 1 को अगर डिवाइड करें 4 से तो ये 1 ही आएगा रिमाइंडर। यहाँ पर भी 2 आएगा और यहाँ पर भी 3 आएगा। अब 0 प्लस 1 ये होगा 1, 1 प्लस 1 ये होगा 2, और 1 प्लस 3 ये होगा 1 प्लस 2 ये होगा 3। अब देखिए अगर 1 को डिवाइड करें 1 प्लस 3 ये होगा 4। अगर हम 4 को 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिमाइंडर 0। इसी प्रकार 2 प्लस 0 रिमाइंडर 2 आएगा, 2 प्लस 1 रिमाइंडर 3 आएगा, और 2 प्लस 2 4, और 4 का रिमाइंडर है जो वो हमारे पास 0 आएगा। इसी प्रकार 2 प्लस 3 ये आएगा हमारे पास 5। अगर हम 5 को 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 1, ये होगा। अब जो ये है 3 0 ये होगा 3, और 3 प्लस 1 ये होगा 4, और 4 का अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 0। इसी प्रकार 3 प्लस 2 5, 5 का रिमाइंडर 1 बचेगा, और 3 प्लस 3 ये होगा 6, 6 का रिमाइंडर 2 बचेगा। तो ये है जो वो हमारी ऑपरेशन टेबल है फॉर Z4 के। अब हम ये शो करना है एंड सो दैट Z4 is abelian group। ये हमने
प्रूफ करना है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो ये सबसे पहले हमने क्लोजर दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर। अब देखिए, अगर आप कोई भी ऑपरेशन लगाइए, अब हम यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि हमें पता है जो हम a इक्वल्स बी क्यू प्लस आर ये लिखते हैं, और जो 0 से ग्रेटर या इक्वल होता है आर लेकिन लेस देन हमेशा होता है बी से। जो ये है वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। अब जो हमारे पास a के स्थान पर a प्लस बी है और जो b के स्थान पर वो n है, क्या वो वैसा ही वैसा है और r है, और यहाँ जो कंडीशन होगी वो 0 से ग्रेटर देन इक्वल होगी, r लेस देन होगी n। और या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0 से ग्रेटर देन इक्वल r लेस देन या इक्वल n माइनस ये होगी। तो जो r है वो एक्चुअली में इसमें ही बिलोंग्स करेगा, इसमें ही बिलोंग्स करेगा। मींस अगर हम यहाँ लिखें a प्लस बी इक्वल्स n के स्थान पर हमें रखना 4 क्यू प्लस r, तो जो r का वैल्यू होगा वो हमारे पास 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। तो आप देख सकते हो जो r का वैल्यू है वो इसमें ही बिलोंग्स करेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर आल a कोमा बी। अगर हम a एडिशन मॉडुलस b करें तो हमारे पास जो r आएगा वो हम z फॉर्म में ही बिलोंग्स करेगा। तो ये है क्लोजर लॉ। अब हमने जो नेक्स्ट वो करना है वो है एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव, और जो एसोसिएटिव है आप यहाँ फिगर से देख सकते हो कि जो ये एडिशन मॉडुलस है वो एसोसिएटिव भी फॉलो करेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम द टेबल वी कैन सी मॉडल्स एडिशन मॉडुलस ऑफ n या फिर 4 इज एसोसिएटिव, ये होगा। अब हमारा जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हमने जो चेक करना है वो है आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आप देख सकते हो अगर हम 0 की जो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, जो 1 की आइडेंटिटी एलिमेंट 3 है, 2 की आइडेंटिटी एलिमेंट 2 है और 3 की आइडेंटिटी 1 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, वो हमारे पास एक्चुअली में होगा, जो वो होगा आइडेंटिटी एलिमेंट, ये होगा n माइनस ए, ये होगा हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट e, ये होगा हमारे पास जो ये है वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल ही होगा। अब और n है एक्चुअली में 4 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो ये 4 माइनस ए होगा ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल्स होगा। अब हमारा जो थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है वो है इनवर्स, और एक्चुअल में जो इनवर्स है वो 4 माइनस ए होगा। जो इनवर्स है वो हमारे पास 4 माइनस ए होगा, और सबसे पहले हम यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल लेते हैं। तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट ये है कि a पॉजिटिव n जो e है वो हमारे पास a ही आना चाहिए, और यहाँ पर जो a पॉजिटिव n e है ये हमारे पास r के बराबर होता है, तो r इक्वल a होगा r, और यहाँ पर होगा जो r इक्वल a होगा। अब देखिए यहाँ पर, अब जो ये कंडीशन है वो यहाँ अप्लाई कीजिए। जो यहाँ पर a प्लस बी मीन्स a प्लस e इक्वल होगा, ये होगा n क्या हो, जो n है हमारा वो 3 है मीन्स 3 क्या हो प्लस r, और ये होगा हमारे पास r। लेकिन जो r है वो एक्चुअली में 0 a आना चाहिए, तो ये आएगा a। अब देखिए अगर हम a से a को कैंसिल करें और यहाँ पर जो n है वो 4 है, ये 4 है। अब देखिए अगर a से a कैंसिल होगा तो जो e बचेगा वो 4 क्या बचेगा, e बचेगा 4। अब आप देखिए अगर आप क्या का वैल्यू 1 रखोगे या 1 से ग्रेटर रखोगे तो जो Z4 में बिलोंग्स नहीं करने का, तो जो क्यू का वैल्यू है वो हमें हमेशा ही 0 रखना पड़ेगा। तो E का वैल्यू है जो वो हमारे पास 0 आएगा, और E है जो वो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल्स 0 है, E होगा। अब हम जो चेक करेंगे वो करेंगे
इनवर्स, इनवर्स ऑफ फंक्शन, तो ये होगा इनवर्स। क्या इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? और इनवर्स ये कहता है कि जो a प्लस एन बी है वो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट e आना चाहिए और e हमारे पास 0 है, मीन्स जो रिमाइंडर आना चाहिए वो 0 के बराबर आना चाहिए। अब आप यहाँ रखिए, तो ये होगा a प्लस बी इक्वल्स, यह होगा n के स्थान पर है हमारा 4q प्लस 0। अब जो क्यू का वैल्यू है, जो हमारे पास क्यू का वैल्यू है, अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, तो b इक्वल्स होगा 4q माइनस ए। अब देखिए अगर आप जो a लेना है वो हमने इनमें से ही कोई लेना है, जो a लेना है वो इनमें से ही कोई लेना है। अब अगर हम q इक्वल्स 0 रखें तो जो b आएगा वो नेगेटिव a आएगा, और नेगेटिव a इसमें बिलोंग्स नहीं करने का। अगर हम q इक्वल्स 1 रखें, अगर हम q इक्वल्स 1 रखें तो जो b का वैल्यू होगा वो 4 माइनस a होगा, वो 4 माइनस ए होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि अगर हमारे पास जो कोई भी वैल्यू है यहाँ पर उसका नेगेटिव होगा, जो उसका मीन्स इनवर्स होगा, जो 4 में से a माइनस करना पड़ेगा। और लेकिन जो ये है, अगर a हमारे पास 0 है, अगर a हमारे पास 0 है तो जो ये कंडीशन है वो फॉलो नहीं होगी, मीन्स a का जो इनवर्स है वो हमारे पास 0 ही होगा। तब हम यहाँ पर जो क्यू के स्थान पर हम 0 रखेंगे। तो आप एक बात का ये ख्याल रखिए, इफ यहाँ लिख दी इफ a डज नॉट इक्वल्स 0, और इफ a इक्वल्स 0 होगा तब जो b इक्वल्स भी 0। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये क्लोजर लॉ भी ओबे करेगा और एसोसिएटिव भी, आइडेंटिटी एलिमेंट भी और इनवर्स भी। अब हमने करना है कम्यूटेटिव। अब आप देख सकते हो अगर हम a प्लस बी एन ये करें, अगर ये हमारे पास r आएगा तो हमारे पास जो b प्लस एन ए करें ये भी तो हमारे पास r आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये है वो कम्यूटेटिव है, ये होगा कम्यूटेटिव। तो जो ये Z4 है एक्चुअल में वो हमारे पास ग्रुप है। अब हम जो नेक्स्ट टाइप है वो करेंगे, जो नेक्स्ट टाइप ऑफ ये है हमारे पास ग्रुप, वो डिस्कस करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है एक्चुअली में मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस। जो सेकंड है वो है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस एन, मॉडुलो एन। जो ये है वो भी एक्चुअली में वैसा ही है, लेकिन इसका जो फंक्शन है उसको हम un से डिफाइन करते हैं, इसको हम un से डिफाइन करते हैं। और इसके जो एलिमेंट होते हैं वो ऐसे होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, लेस देन n होते हैं। और ये प्रॉपर्टी एक डिफाइन करेंगे कि जो इनका जीसीडी है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है x और n का, वो हमारे पास 1 के बराबर आना चाहिए। तो ये होगा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस n। तो ये है जो इसको डिफाइन करते हैं। अब देखिए अगर हम u4 को डिफाइन करें, u4, तो ये हमारे पास होगा, इसमें जो एलिमेंट होंगे वो 1 होगा, 2 नहीं होगा, 3 होगा। इसी प्रकार अगर हम u5 को डिफाइन करें तो जो u5 होगा वो 1 से स्टार्ट होगा, मीन्स 1 2 3 4 ये होगा। इसी प्रकार अगर हम u9 को डिफाइन करें तो ये होगा हमारे पास 1 2 4 5 7 8 ये होगा। तो जो ये है वो हमारे पास इसी एग्जांपल है। अब हम इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और जो प्रॉब्लम है वो ये है, so that u5 is an abelian group, so that u5 is an abelian group, तो हमने ये दिखाना है। अब देखिए जो यहां पर होगा,
अब हमने सबसे पहले इसके लिए जो ऑपरेशन टेबल है वो डिफाइन करनी पड़ेगी। तो जो सबसे पहले हम ऑपरेशन टेबल को डिफाइन करेंगे, यहां लगाएंगे क्रॉस एन। हाँ, और जो यहां पर ऑपरेशन लगाएंगे हम, जो यहां पर हम ऑपरेशन लगाएंगे, जो ये हमारा सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे, और जो यहां पर ऑपरेशन होगा इसमें मल्टीप्लीकेशन मॉडुलस एम में, वो ए क्रॉस एन बी होगा, और वो एक्चुअली में आएगा आर। और आर है वेयर आर इज रिमाइंडर, आर इज रिमाइंडर when and divides a क्रॉस बी। मीन्स अगर हम a क्रॉस b को n से डिवाइड करें तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा, वो हमने यहां पर लिखना है। तो हमारा जो नेक्स्ट है यहां पर ऑपरेशन टेबल है, सो दैट जो क्वेश्चन है वो ये है, सो दैट जो U5 इज अबेलियन ग्रुप, ये हमने डिफाइन करना है। अब इसमें जो एलिमेंट है सबसे पहले वो देख लें किस टाइप के होंगे। जो U5 में एलिमेंट होंगे वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो हमारे पास हो गए 1, 2, 3, ये होंगे हमारे पास। अब जो हम ऑपरेशन टेबल डिफाइन करेंगे वो यहां पर लगाएंगे हम ऑपरेशन, और इस साइड में भी इसके एलिमेंट लिखेंगे और नीचे साइड में भी इसके एलिमेंट लिखेंगे। तो यहाँ पर आएगा 1, 2, 3, 4, और इसी प्रकार यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4। अब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 आएगा, और 1 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास ये रिमाइंडर है 1 ही आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर आएगा 4। अब हम अगर 2 को 1 से मल्टीप्लीकेशन कर दे 2 आएगा, और 2 रिमाइंडर बचेगा 2। इसी प्रकार यहाँ पर आएगा 4। अब 2 × 3 ये आएगा 6। अगर हम 6 को 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो आएगा 1। इसी प्रकार 2 × 4 ये होगा 8, और अगर हम 8 को 5 से डिवाइड करें तो ये आएगा हमारे पास 3। इसी प्रकार 3 × ये होगा 3, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा हमारे पास 4। क्यों? 3 × 3 ये आएगा 9 और 5 ये आएगा हमारे पास 4, और 3 × 4 ये आएगा 12, और अगर हम 12 को 5 से भाग दें तो हमारे पास ये आएगा 2 रिमाइंडर है। तो इसी प्रकार 4 × 1 ये 4 आएगा, 4 × 2 ये 3 आएगा, 4 × 3 ये 2 आएगा, और इसी प्रकार जो हमारे पास 4 × 4 ये 1 आएगा। तो यहाँ पर 4 × 2 ये होगा 8, 3 बचेगा, 4 × 3 2 बचेगा, 4 × 4 1 बचेगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो इसके एलिमेंट है हमारे पास, जो इसके एलिमेंट है वो इसमें से ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये है वो ऑपरेशन है, जो ये है वो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है। अब जो सेकंड बात ये है कि अब हम देखेंगे एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव देखने के लिए आपने बस यही करना है, आपने बिल्कुल सेम जो स्टेप है वो यही करना है, लेकिन यहाँ पर a + b के स्थान पर हमने a क्रॉस b रख देना है। तो ये होगा जो वो भी है सारी प्रॉपर्टी ओबे करेगा, और ये भी हमारे पास अबेलियन ग्रुप ही होगा। तो अब हम जो नेक्स्ट देखेंगे वो देखेंगे हम सिमेट्री ग्रुप। अब हम आगे जो डिस्कस करेंगे वो देखेंगे सिमेट्री ग्रुप। अब जो ये हमारे पास ग्रुप है इसकी हम डिस्कस कर दो वो कुछ चैप्टरों के बाद करेंगे, लेकिन अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो ये है हमारे पास द सिमेट्रिक ग्रुप, द सिमेट्रिक अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो सिमेट्रिक ग्रुप है अब हम फंक्शन के ऊपर सबसे पहले डिस्कस करेंगे। और जो फंक्शन है वो हमारे पास अगर हम एक सेट लें Sx और उस सेट में हम फंक्शन लें f जो बिलोंग्स करेगा स्क्रिप्ट ऑफ
इसको बोलते हैं हम स्क्रिप्ट्स ऑफ एक्स सच दैट एफ इज बाइजेक्टिव। एफ इज ये होगा हमारे पास सच दैट एफ इज बाइजेक्टिव। तो ये हम लेंगे और ये होगा हमारा सिमेट्रिक ग्रुप। अब हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जो ये है वो स्क्रिप्ट्स ऑफ एक्स है, और जो ये होगा हमारे पास जो स्क्रिप्ट्स ऑफ एक्स वे जो स्क्रिप्ट ऑफ एक्स है इज द सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम एक्स टू एक्स। हमारे पास एक्स सेट से अगर हम एक्स सेट में जो सभी हमारे पास फंक्शन है वो ले, तो हमारे पास जो ये होगा वो होगा स्क्रिप्ट्स ऑफ एक्स। और जो एक्स एक्स है उसमें हमने ऐसे फंक्शन चूज करने हैं जो बाइजेक्टिव हो, और बाइजेक्टिव का मीनिंग ये है कि जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो हमने वो सिलेक्ट करने हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वे सो तो हमारे पास जो एफ है वो बिलोंग्स करेगा एस एक्स में, जो एफ वो बिलोंग्स करेगा एक्स एक्स में जो बाइजेक्टिव है। अब बाइजेक्टिव हमने एक थ्योरम पढ़ी हुई है, अगर कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव है तो वो इन्वर्टिबल होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे इफ एंड ओनली इफ मीन्स एफ बिलोंग्स करे एक्स एक्स में, इफ एंड ओनली इफ एफ इनवर्स इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू एक्स एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट करेगा तब हम बोलेंगे कि जो ये फंक्शन एफ है वो इसमें बिलोंग्स करेगा। तो ये स्टेटमेंट है। रिमेंबर दैट। हमने एक और बात याद रखनी है कि रिमेंबर दैट जो है वो ये एफ ऑफ एफ इनवर्स, जो एफ ऑफ एफ इनवर्स है वो बराबर होता है एफ इनवर्स ऑफ एफ, और ये बराबर होता है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स है। तो ये होगा, यहां से ये इंप्लाई करेगा कि जो एफ इनवर्स है वो बिलोंग्स करेगा एस एक्स में, क्योंकि हमारे पास जो एफ ऑफ एफ इनवर्स इक्वल से एफ इनवर्स ऑफ एफ, और इसका मीनिंग ये है जो एफ का इनवर्स है वो एफ इनवर्स है। तो अगर एफ का एफ इनवर्स है तो यहां से ये इंप्लाई करेगा जो इनवर्स है वो भी एग्जिस्ट करेगा हमारे पास एफ एक्स में। तो यहां से ये लिखना है। अब हमारे पास जो आगे है, अब हम जो ये हमारे पास फंक्शन उसको चेक करेंगे कि ये फंक्शन है जो वो ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है, अदरवाइज नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे। तो ये होगा हमारे पास सबसे पहले जो है वो होगा नाउ लेट अस चेक दैट जो है वो हमारे पास एक्स एक्स, और जो ऑपरेशन है वो हमारे पास ओ है, और ओ है ये हमारे पास एक्चुअली बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे एस ऑफ एक्स ओ इज अ ग्रुप तो अब हम ये चेक करेंगे, और ग्रुप के लिए हमेशा 4 प्रॉपर्टी होल्ड होती है। सबसे पहले तो वो है जो हमारे पास ग्रुप है वो क्लोजर होना चाहिए, मींस बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, और सेकंड एसोसिएटिव, थर्ड आइडेंटिटी एलिमेंट, फोर्थ इन्वर्टिबल। तो हम सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है जो वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने कोई 2 एलिमेंट लेने होते हैं, और अगर हम उनको कंबाइन करें तो हमें ये दिखाना होता है कि वो जो कंबाइन है वो भी हमारे पास उसी सेट में बिलोंग्स करेगा। तो अब हम 2 सेट लेंगे, वो लेंगे लेट जो जी ऑफ एफ है, जी ऑफ एफ हमारे पास एक फंक्शन ये है, एक कंपोजिशन ये है, और इसको अगर हम कंबाइन करें एफ इनवर्स ओ जी के साथ, तो ये हमारे पास होगा जो जी इनवर्स के साथ, तो ये जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, और कंपोजिशन अब इसको ऑर्डर चेंज करेंगे तो ये होगा जी ऑफ
ये होगा हमारे एफ ऑफ जी, तो ये होगा। अगर हम इसका ऑर्डर चेंज करें तो ये इक्वल होगा एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, और यहां से कंपोजिशन ऑफ जी ओ एफ, जी ओ एफ। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन के ही बराबर होगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ चेक भी कर सकते हो। अब मैं इसको चेक करके थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो देखिए जो जी ऑफ एफ है वो हमारे पास ये है, तो ऑफ एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, तो ये है। अब हम जो ये है उसको हम ऐसे चेक करेंगे। अब जो फंक्शन है उसको हम लिखेंगे जी ऑफ एफ, और इसको इसके अंदर लिखेंगे, तो ये होगा एफ इनवर्स ऑफ जी। तो ये होगा हमारे पास। अब देखिए आप, जो एफ से तो एफ कैंसिल होगा, और फिर यहां पर बचा हुआ है जी, तो जी इनवर्स, जी से जी इनवर्स कैंसिल होगा, तो हमारे पास एक्चुअली में आइडेंटिटी फंक्शन ही बचेगा। तो आप इस तरह भी इसको चेक कर सकते हो। तो हम यहाँ कह सकते हैं ये इंप्लाई करेगा, और फोर आर जो एफ कॉमा जी है वो बिलोंग्स करेंगे अगर एस एक्स में, तो ये होगा। तो यहां से ये इंप्लाई करेगा कि जो जी ऑफ एफ है, जी ऑफ एफ है वो भी बिलोंग्स करेगा एस एक्स में। अगर जो जी ऑफ एफ है बिलोंग्स करेगा एस एक्स में, तो यहां से ये इंप्लाई होगा कि यहां से 10 O is closer, O is closer, 10 O is closer on S, या फिर हम क्लोजर के स्थान पर बाइनरी ऑपरेशन भी लिख सकते हैं। तो अब हम जो नेक्स्ट चेक करेंगे वो करेंगे एसोसिएटिविटी। तो हमने जो नेक्स्ट चेक करनी है अब हम चेक करेंगे एसोसिएटिविटी। और एसोसिएटिविटी में हमने 3 एलिमेंट लेने होते हैं और उनको कंबाइन कराना होता है। तो अब हम ये लिखेंगे वी नो दैट। अब हमें पता है जो एफ ऑफ जीओ, जो ये हमारे पास एच, इसकी कंपोजिशन है, ये इक्वल होती है एफ ऑफ जीओ एच, इसके बराबर होती है। तो यही हमारे पास एक्चुअली में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो हम लिखेंगे 10 O इज एसोसिएटिव। तो हमारे पास जो O है वो एक्चुअली में एसोसिएटिव है। अब हम चेक करेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये होगा आइडेंटिटी एलिमेंट, जो थर्ड है ये सेकंड है, और ये हमारे पास है फर्स्ट। तो ये होगा जो वो है आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हम इसको चेक करेंगे। तो ये होगा हमारे पास वी नो दैट कि जो एफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन एक्स है वो बराबर होती है आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एफ के बराबर, और ये एक्चुअली में एफ के ही बराबर होती है। तो अब हम ये कह सकते हैं जो आई एक्स है वो हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन है, हैंस सो आई एक्स इज द आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन ये होगा। अब हमने जो निकालना है वो निकालना है इनवर्स, और हमें पता है जो एफ का इनवर्स है वो एफ इनवर्स है। तो हम यहाँ लिखेंगे इनवर्स। तो हमें पता है वी नो दैट जो एफ ऑफ एफ इनवर्स है वो बराबर होता है एफ इनवर्स ऑफ एफ के, और ये हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि सो तो यहां से हमें प्राप्त होगा हैंस सो एफ इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ
इनवर्स ऑफ एफ, कि जो एफ इनवर्स है वो इनवर्स है एफ का। तो हम यहाँ कहते हैं सो हेंस जो एस एक्स कोमा ओ इज अ ग्रुप, इज अ ग्रुप, it is called the symmetric group on X, symmetric group on X, कि इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक ग्रुप ऑन एक्स, जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया। अब हम इसके बारे में जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिखेंगे। अब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, वी से दैट f बिलोंग्स टू Sn। अब देखिए जो हमारे पास Sn है, जो हमारे पास Sx है, उसको हम इस पॉइंट को लिखने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस इस टॉपिक कर लेते हैं। अगर हमारे पास जो Sx है उसको हम Sn तब कहेंगे जब x हैज अ फिनिट एलिमेंट, अगर हमारे पास जो x में फिनिट एलिमेंट हो गए, और यहाँ पर जो फिनिट एलिमेंट का मीनिंग ये है कि यहाँ पर 1, 2, 3 दैट इज ऑन n, अगर यहाँ पर जो n एलिमेंट है वो इसके अंदर है तो Sx को हम Sn भी लिखेंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, वी से दैट f belongs to Sn is a cyclic if the of length r if there are x1, x2 that is shown xr, ये हमारे पास एलिमेंट है इन x, और जो x है हमारे पास वो है 1, 2, 3 दैट इज shown n, such that ये प्रॉपर्टी ये फॉलो करेंगे कि जो fxi है वो हमारे पास xi+1 है। अब इसका मीनिंग आप ध्यान से समझिए, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि जो हमारे पास फर्स्ट वाले की इमेज है सेकंड वाली होगी, जो सेकंड वाले की इमेज है वो थर्ड होगी, जो थर्ड वाले की इमेज है वो फोर्थ होगी। मीन्स f1 की इमेज है तो वो 2 होगी, f2 की इमेज है तो वो 3 होगी, जो f3 की इमेज है वो 4 होगी। तो इसका मीनिंग ये है। अब हम इसको साइक्लिक बोलेंगे 4, और यहाँ पर है 4, 1 से ग्रेटर या इक्वल होगा i, लेकिन लेस देन या इक्वल होगा r-4, तो ये होगा। एंड यहाँ पर होगा अगर एफ टी इक्वल्स टी है, अगर इसका मीनिंग ये है कि जो इसकी इनपुट है अगर वही आउटपुट होगी तो इसका मीनिंग ये होगा 4, अगर जो टी है वो डज नॉट इन x1, x2 दैट इज ऑन xr, कि इनमें से कोई भी नहीं है अगर टी, इन दिस केस इस केस में f इज रिटन as x1, x2 दैट इज ऑन xr। इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। अब हम परम्यूटेशन ग्रुप से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो ये है, एक्सरसाइज 15 है।
वो ये है, कैलकुलेट 1 3 कंपोजिशन ऑफ विद 1 2 इन S3। अब हमें पता है जो S3 में एलिमेंट होंगे, जो S3 में एलिमेंट होंगे वो हमारे पास होंगे कुछ 1 2 3। और इसका मीनिंग ये है कि जो 1 की इमेज 3 है और 3 की इमेज 1 है, क्योंकि हमने जो साइक्लिक ग्रुप में पढ़ा है वो वैसे ही है। और इसी प्रकार 1 की इमेज 2 है और 2 की इमेज 1 है। तो ये हमने करना है। अब देखिए अगर हम f ऑफ f मान ले इसको, तो ये होगा जो वो होगा, ये होगा हमारे पास। अब देखिए सबसे पहले आप गिनती लिख लीजिए 3 तक, तो 1 2 3। और फिर देखिए 1 की जो इमेज है वो 3 है, तो इसके नीचे लिख लीजिए। 2 की इमेज है ही नहीं है, तो 2 की इमेज हम 2 ही लिखेंगे। और इसी प्रकार जो 3 की इमेज है वो 1 है, तो ये होगा। इसी प्रकार जो G है वो हमारे पास होगा। अब देखिए यहाँ पर काउंटिंग लिख ली 1 2 3 वैसे लिखनी है। अब देखिए जो 1 की इमेज है वो 2 है, 2 की इमेज 1 है और 3 की इमेज वैसे कर सकते हैं। आप इस तरह इसको लिख लीजिए। अब जो कंपोजिशन होगी f ऑफ G वो होगी जो वो इसके बराबर होगी 1 2 3 ये होगी। और ये होगी f ऑफ G ऑफ 1 और ये होगी f ऑफ G ऑफ 2। इसी प्रकार f ऑफ G ऑफ 3 ये होगी हमारे पास जो f ऑफ G। अब हम f ऑफ G निकालेंगे। जो f ऑफ G ऑफ 1 है वो हमारे पास होगी f ऑफ, अब जो G ऑफ 1 है, अब देखिए G ये है जो 1 की इमेज 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। अब आप फंक्शन f में जाइए, जो फंक्शन f2 की इमेज है वो हमारे पास 2 ही है, तो इसको 2 लिखेंगे। और इसी प्रकार f ऑफ G ऑफ 2 ये होगा। अब जो G ऑफ 2 की इमेज है वो हमारे पास 2 है, तो ये f ऑफ जो हमारे पास f ऑफ G ऑफ 2 की इमेज है वो 1 है, तो f ऑफ 1 लिखेंगे हम यहाँ। और जो f ऑफ 1 की इमेज है वो हमारे पास 3 है, तो इसको 3 लिखेंगे ऐसे। और इसी प्रकार f ऑफ G ऑफ 3। अब अब G ऑफ 3 की जो इमेज है वो 3 है, तो 3 लिखेंगे। और जो f ऑफ 3 की इमेज है वो 1 है, तो इसको लिखेंगे हम 1। तो जो हमारे पास f ऑफ G आएगा वो एक्चुअली में 1 2 3 ऐसे आएगा। और इसी प्रकार जो इसका वैल्यू है वो 2 है, ये 3 है और ये 1 है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जो 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है और 3 की इमेज 1 है। तो ये होगा हमारे पास कंपोजिशन। अब इसी प्रकार जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो ये है राइट द इनवर्स। अब हमें जो लिखना है वो लिखना इनवर्स, तो अब हम इनवर्स लिखेंगे। और जो ये है इनवर्स वो है राइट द एक्सरसाइज 17 है ये, राइट द इनवर्स ऑफ जो इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग इन ये है S3। और जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है वो ये है कि 1 1 2 इसकी हमने जो इनवर्स है उसका फाइंड आउट करना है। और जो सेकंड है वो ये है 1 3 2 ये हमने फाइंड आउट करना है। अब आप इसको लिख लीजिए, इसको मान लीजिए आप f और इसको मान लीजिए। तो अब हम जो f लिखेंगे, अब हमने लेनी है S3 और जो S3 में एलिमेंट हो गया 1 2 3 ऐसे हो, तो हम यहाँ पर 1 2 3 वैसे लिखेंगे। और इसी प्रकार जो 1 की इमेज है वो 2 है, 2 की इमेज है वो 1 है और 3 की इमेज हमारे पास 3 ही। अब जो f इनवर्स होगा वो एक्चुअली बस ये है, जो उसकी रो है ना वो चेंज करनी है बस।
तो ये हमारे पास होगा जो 2 1 3, ये रो ऊपर आ जाएगी और ये नीचे 1 2 3। अब इसको आप ऑर्डर वाइज लिख लीजिए। ऑर्डर वाइज का मीनिंग ये है, सबसे पहले आप 1 लिखिए और 1 की इमेज 2 है, फिर 2 आएगा, 2 की इमेज 1 है, फिर 3 आएगा, 3 की इमेज 3 है। तो ये हो गया हमारे पास एफ में। इसी प्रकार अगर हम जी को निकालें तो हमारे पास जी होगा, वो होगा जो जी है उसको भी हमने वैसा ही लिखना है 1 2 3। 1 की इमेज है जो वो 3 है, 3 की इमेज है जो 2 है, और जो 2 की इमेज है, 1 की इमेज हमारे पास 3 है, 3 की इमेज हमारे पास 2 है, और जो 2 की इमेज हमारे पास 1 है। तो ये होगा 1 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 2 है, और 2 की इमेज 1 है। अब हम अगर इसका जी इनवर्स निकालें तो ये होगा एक्चुअली में 3 1 2 1 2 3। अब हमने इसके ऑर्डर चेंज करने हैं, तो ऑर्डर का मीन्स ये है कि फर्स्ट ये रखना है 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, और जो हमारे पास 3 की इमेज है वो 1 है। तो ये होगा हमारे पास जी इनवर्स। तो ऐसे एक क्वेश्चन है जो वो करने हैं। और हम जो चैप्टर 17 है, जो चैप्टर 7 है हमारे पास, उसमें जो एक परम्यूटेशन ग्रुप है उसमें अब अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो अब के लिए बस इतना ही। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। हमने पहले भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर डिस्कस किया। अब हम थोड़ा नेक्स्ट जो एडवांस है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। तो जो हमारे पास टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमें पता है जो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो जेड है, वो एक्स प्लस आयोटा वाई इसके फॉर्म का होता है। अगर हम इसको प्लेन के अंदर डिस्कस करें तो जो प्लेन होगा, अब देखिए जो ये है वाई एक्सिस, ये हमारे पास। अब अगर हम ये पॉइंट ले कोई, अगर हम यहां पर ये पॉइंट लें और अगर इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमारे पास एक्स कोमा वाई ये है, तब हम जो ये होगा पॉइंट होगा। अब जो ये है वो एंगल हमारे पास अगर थीटा हो तो आप यहां से देख सकते हो जो एक्स की वैल्यू होगी, वो एक्चुअल में ये होगी, और जो y की वैल्यू होगी वो एक्चुअल में हमारे पास ये होगी। तो आप यहां देख सकते हो जो x की वैल्यू है, अब अगर ये r है, अगर हमारे पास ये r है तो जो x की वैल्यू होगी वो होगी x इक्वल्स r cos थीटा। इसी प्रकार जो y की होगी वो हमारे पास r sin थीटा की इक्वल होगी। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखें तो हम जो लिखेंगे वो यहां से ये मिलेगा कि जो z है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ये है r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, इसके फॉर्म को होगा। और इसी प्रकार अगर हम यहां से r कॉमन निकाल दें तो ये होगा जो होगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। और जो ये है हमारे पास, जो ये है उसको हम ऐसा भी लिख सके r इंटू, अब ये है हमारे पास पोलर फॉर्म में। अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो ये होगा e टू द पावर आयोटा थीटा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो जो कोई z कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे जो ये दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उनकी मल्टीप्लिकेशन के बारे में। और जो मल्टीप्लिकेशन होगी अब हमारे पास अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो z1 है वो हमारे पास है r1 e टू द पावर आयोटा थीटा 1, और इसी प्रकार अगर हमारे पास z2 है तो वो है अगर हमारे पास r2 e टू द पावर आयोटा
थीटा 2। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो Z1 इंटू Z2 ये होगा R1 e टू द पावर आयोटा थीटा 1, और इसकी प्रोडक्ट करनी है R2 e टू द पावर आयोटा थीटा 2 इसके साथ। तो ये होगा हमारे पास जो ये है वो है R1 इंटू R2, इसको अलग लिखेंगे, और ये होगा अलग इसको लिखेंगे, और e टू द पावर आयोटा थीटा 1 इंटू e टू द पावर आयोटा थीटा 2 इसको हम और ये होगा R1 इंटू R2। अब देखिए जो यहाँ पर बेस है वो e है, मीन्स से है, तो इनकी जो पावर है वो ही एडिंग होगी। तो यहाँ पर होगा e टू द पावर आयोटा थीटा 1 प्लस आयोटा थीटा 2, और ये इक्वल होगा R1 R2 e टू द पावर आयोटा कॉमन है और यहाँ पर आएगा थीटा 1 माइनस थीटा प्लस थीटा 2, और ये हमारे पास Z1 Z2। तो आप इस कंडीशन को बिल्कुल ध्यान से देखिए। यह कंडीशन ये कहती है अगर जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट है Z1 का वो थीटा है, और इसका मीनिंग ये है कि अब हमारे पास अगर कोई एक्स वाई प्लेन है, अगर मान लीजिए ये कोई एक्स वाई प्लेन है, और अगर हमारे पास ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है हमारे पास Q, तो ये है जो वो हमारे पास P है और ये हमारे पास क्या होगा, और जो इसका एंगल है वो हमारे पास थीटा 1 है और ये R1 है, और इसी प्रकार जो इसका एंगल है वो थीटा 2 है और ये R2 है, और ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जो ये Z1 है और ये Z2 है। अगर हम इन दोनों की प्रोडक्ट करें, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा हमारे पास वो हमारे पास एक्चुअली में ये आएगा, ये हमारे पास Z3 आएगा, ये हमारे पास आएगा Z3, और जो Z3 है वो Z1 इंटू Z2 का प्रोडक्ट होगा, और जो इसका एंगल होगा ये एंगल होगा, मान लीजिए थीटा 3 है वो थीटा 1 प्लस थीटा 2 के बराबर होगा। एंगल इसका जो आर्गुमेंट है वो जुड़ जाएगा। और जो सेकंड बात ये है कि जो इसकी लेंथ है, जो इसकी लंबाई है Z3 की, वो R1 इंटू R2 हो जाएगी, मीन्स इन दोनों की जो लेंथ है उनकी मल्टीप्लीकेशन के बराबर हो जाएगी। इसका मीनिंग ये है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट है वो बराबर होगा मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट इनटू जो आर्ग्यूमेंट है वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो हम यहाँ से ये वो निकाल सकते हैं कि जो आर्ग्यूमेंट होगा, आर्ग्यूमेंट Z1 Z2 का होगा, वो हमारे पास होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। और इसी प्रकार अगर हम Z1 ओवर Z2 करें तो ये हमारे पास आएगा R1 ओवर R2, और ये होगा e टू द पावर आयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 2, और यहां से जो हमारे पास इसकी लेंथ होगी वो दोनों की डिवाइड होगी, और जो आर्ग्यूमेंट है वो माइनस होगा, मींस आर्ग्यूमेंट Z1 ओवर Z2 होगा, जो वो हमारे पास होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ये होगा। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में एक मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, अब हम वो डिस्कस करेंगे। और जो थ्योरम है, अब आप इसको एक बार समझ लीजिए। जो हमारे पास ये है Z1 इंटू Z2 इक्वल है R1 इंटू R2। अगर हमारे पास इफ Z1 इक्वल्स Z2 इक्वल्स Z हो, तो देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर होगा Z1 Z इंटू Z, तो Z इंटू Z, ये इक्वल होगा जो वो हमारे पास R इंटू R इंटू R, और ये हमारे पास R e टू द पावर आयोटा थीटा, R इंटू R, और यहाँ पर होगा e टू द पावर आयोटा थीटा प्लस थीटा, ये होगा। तो हम यहाँ से ये होगा Z स्क्वायर इक्वल R स्क्वायर, और
ई टू द पावर है जो, वो होगा हमारे पास आयोटा 2 थीटा। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखना चाहें तो जो z की पावर n होगी वो हमारे पास होगी r टू द पावर n e टू द पावर n थीटा इंटू आयोटा, ये होगी, या फिर आयोटा इंटू n थीटा, इसके बराबर होगी। अब अगर हम जो ये फॉर्म है वो हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। अब अगर हम पोलर फॉर्म में लिखना चाहिए तो z टू द पावर n इक्वल r टू द पावर n होगी। बस फर्क ये होगा कि जहाँ थीटा है वो n थीटा आ जाएगा, तो ये होगा हमारे पास cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। और जो ये हमारे पास लॉ है, जो ये हमारे पास लॉ है उसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। उसको हम जो बोलते हैं वो हमारे पास है डी मॉर्गन्स लॉ, इसको हम ये बोलते हैं। और जो ये है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है उसकी। अब जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम 3 फॉर्म में लिख सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म ये है कि कोऑर्डिनेट फॉर्म, कोऑर्डिनेट फॉर्म। सेकंड है पोलर फॉर्म, और जो थर्ड है वो एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये है। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमेशा जो हमारे पास रियल नंबर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, और जो हमारे पास इंटीजर है, हमारे पास होल नंबर है और नेचुरल नंबर है, जो ये सभी हैं वो हमारे पास सबसेट होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर सी के। तो आप एक बात ये याद रखिए। हाँ, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमारे पास z इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई, इसकी फॉर्म में होता है। अब आप इस स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिए। अगर हमारे पास y इक्वल 0 है, अगर हमारे पास y इक्वल 0 है तो हमारे पास बचेगा जो रियल पार्ट बचेगा, तो ये होगा प्योरली रियल। अगर हमारे पास x इक्वल 0 है तो ये बचेगा z इक्वल आयोटा वाई, ये होगा प्योरली इमेजिनरी। अगर हमारे पास x और y दोनों इक्वल 0 है तो z इक्वल हम लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा 0। अब जो ये नंबर है वो प्योरली इमेजिनरी भी है और प्योरली रियल भी है। तो जो ये नंबर है हमारे पास वो प्योरली इमेजिनरी और प्योरली रियल नंबर है 0 प्लस आयोटा 0। अब हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द ग्रुप। जो भी हमारे पास कोई भी अगर हमारे पास क्वेश्चन है तो अब हम उस ग्रुप में डिस्कस करेंगे और उसमें ये प्रूफ करेंगे कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है वो अबेलियन ग्रुप है। और एक्चुअली में जो अबेलियन ग्रुप होता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमेशा ही अबेलियन ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू डॉट या फिर मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो जो ये है वो हमेशा ही हमारे पास है वो अबेलियन ग्रुप होता है। तो अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे हमारे लेक्चर के आज की समरी को। अब हम डिस्कस करेंगे आज के हमारे लेक्चर की समरी। तो हमने जो सबसे पहले डिस्कस किया, तो जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया वो किया एडिशन मोडुलो, एडिशन मोडुलो इसके बारे में डिस्कस किया। तो इसमें जो एलिमेंट होते हैं उसको जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो हम Zn से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं हमारे पास वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 दैट इज ऑन, लेकिन -1 तक होते हैं इसके अंदर एलिमेंट। और इसमें जो ऑपरेशन डिफाइन होता है, जिसमें ऑपरेशन डिफाइन होता है वो हमारे पास A स्टार B ये होता है, यहाँ पर A पॉजिटिव n B इक्वल्स R, और जहां पर R है वो रिमाइंडर है। अगर हम A प्लस B को n से डिवाइड करें तो जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा उसका हमने यहाँ पर लिखना है। और जो ये हमारे पास होता है वो हमारे पास अबेलियन ग्रुप होता है, अबेलियन ग्रुप होता है।
इसी प्रकार अब जो सेकंड हमने डिस्कस किया वो ये किया मल्टीप्लीकेशन मोडुलो एन, इसके बारे में डिस्कस किया। और इसमें यह किया कि जो हमारे पास इसको डिनोट करते हैं यूएन से, और इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं लेकिन n से लेस देन होते हैं, सच दैट, और ये कंडीशन ऐसे सेटिस्फाई करते हैं कि जो GCD x और n का वो हमारे पास 1 के बराबर होना चाहिए। तो इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं। और यहाँ पर जो ऑपरेशन होगा, वो होगा a स्टार b इक्वल्स a मल्टीप्लीकेशन मॉडुलस n विद b। ये हमारे पास रिमाइंडर बचेगा। और इसका मीनिंग ये है, अगर हम a क्रॉस b को n से डिवाइड करें तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो हमने यहाँ पर लिखना है। तो ये था हमारे पास मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n। अब हमने जैसे इसके एग्जाम्पल थे U9 था, वो इसमें था 1 भी लेना है, 2 भी लेना है, लेकिन 3 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि जो 3 और 9 का GCD है वो 3 के बराबर है, लेकिन जो 3 और 9 का जो x और n का GCD है वो 1 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर होगा जो 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 होगा, ऐसे हो गया हमारे पास। अब हमने जो इसके बाद डिस्कस किया वो क्या? सिमेट्रिक ग्रुप, द सिमेट्रिक फिर हमने इसके बारे में डिस्कस किया। और जो सिमेट्रिक ग्रुप है वो एक्चुअली में SX इससे डिनोट करते हैं। और जो ये होता है हमारे पास वो सेट होता है फंक्शन का जो बिलोंग्स करते हैं स्क्रिप्ट्स ऑफ x such that f is bijective। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया। और फिर ये देखा कि जो ये ग्रुप है ये भी हमारे पास अबेलियन ग्रुप होगा, और ये भी हमारे पास होगा जो वो भी अबेलियन ग्रुप होगा। हमारे पास ये ग्रुप होगा, अबेलियन नहीं होगा बल्कि ग्रुप होगा, ये हमारे पास ग्रुप होगा। और फिर इसके बाद जो हमने डिस्कस किया वो किया साइक्लिक ग्रुप के ऊपर। जो साइक्लिक ग्रुप और साइक्लिक वो डिस्कस किया कि अगर हमारे पास जो x की इमेज इसके अगले वाला एलिमेंट मीन्स xi की इमेज अगर xi प्लस 1 हो तब हम कहेंगे कि ये ग्रुप हमारे पास साइक्लिक ग्रुप होगा। और इसके बाद हमने प्रोग्राम डिस्कस की और फिर जो किया वो किया कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर डिस्कस। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम 3 फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म, और जो कार्टेशियन फॉर्म होती है वो होती है z इक्वल्स x प्लस आयोटा y। और फिर हमने डिस्कस किया पोलर फॉर्म, और जो पोलर फॉर्म ने हमने डिस्कस किया वो किया z इक्वल्स r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ये डिस्कस किया। और फिर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी वो ये थी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, वो हमारे पास ये थी। जो z है उसको हम लिख सकते हैं r a टू द पावर आयोटा थीटा। फिर हमने जो 2 प्रॉपर्टी डिस्कस की वो ये की कि जो आर्ग्यूमेंट है z1 क्रॉस z2 वो हमेशा होता है बराबर आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z। और फिर इसके बाद जो आर्ग्यूमेंट है z1 ओवर z2 वो बराबर होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, ये बराबर होता है। और फिर हमने एक मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम के ऊपर डिस्कस किया जिसको हम बोलते हैं डी मोवरियस लॉ, जिसको डी मोइबर्स थ्योरम।
जो डी मोरगेस थ्योरम थी वो ये थी कि जो जेड है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी पावर जो एन होगी वो हमारे पास होगी आर टू द पावर एन कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। फिर हमने ये डिस्कस किया और जो आज का हमारा लेक्चर है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। सो थैंक यू वेरी मच।